एजू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि काफी संवेदनशील टॉपिक पर बात करने वाले हैं, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। बिल्कुल, और आज हम इसे टॉप 25 एमसीक्यूज के फॉर्मेट में समझेंगे। हम एक एक करके सवाल देखेंगे, उसके ऑप्शंस पर चर्चा करेंगे और फिर सही जवाब को विस्तार से समझेंगे। हाँ, ये तरीका रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये सवाल एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और सभी स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जो कि सबसे बुनियादी है, वो ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है। ये फाउंडेशन है इस पूरे टॉपिक का। तो इसका सही जवाब है बी, भाग 17। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में सब कुछ बताया गया है। भाग 17, ठीक है। और अगर हम अनुच्छेदों की बात करें, मतलब आर्टिकल्स की, तो वो कौन से हैं? हाँ, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। राजभाषा संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? और इसका सही उत्तर है ए, 343 से 351 तक। ओके, तो पार्ट 17 और आर्टिकल्स 343 to 351, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। एकदम। चलिए अब थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं। अनुच्छेद 343 जो पहला ही आर्टिकल है, उसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये तो ठीक है, पर लिपि कौन सी होगी? इसके ऑप्शंस हैं खरोष्ठी, गुरमुखी, देवनागरी या रोमन। और सही जवाब है सी, देवनागरी। देवनागरी। हाँ, आर्टिकल 343 साफ साफ कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अच्छा, और यहीं से वो अगला सवाल भी जुड़ता है जिसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो भारतीय संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता दी गई है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या संपर्क भाषा? ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है और इसका सही जवाब है बी, राजभाषा। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज का कोई उल्लेख ही नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। अब इन सब चीजों की देखरेख के लिए एक आयोग, मतलब एक कमीशन बनाने का भी प्रावधान है। तो ये राजभाषा आयोग बनाने का अधिकार किसे है? ये अधिकार राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री या संसद को नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ओके, और जो पहला राजभाषा आयोग बना था 1955 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल मैंने कई एग्जाम्स में देखा है। हाँ, ये बहुत बार पूछा गया है। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे ए, बीजी खेर। बीजी खेर, ठीक है, ये नाम याद रखना होगा। जरूर। अब आयोग के अलावा एक संसदीय समिति भी होती है ना? हाँ, राजभाषा पे जो संयुक्त संसदीय समिति बनती है, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? हाँ, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य। और इनका लोकसभा और राज्यसभा से क्या अनुपात होता है, मतलब कितने कहाँ से आते हैं? इसका सही अनुपात है 20-10। 20-10। हाँ। इसमें 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से। अच्छा, तो लोकसभा से ज्यादा। बिल्कुल। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो भाषाओं से सीधे तौर पर जुड़ा है, 8वीं अनुसूची या 8th शेड्यूल। राइट। तो जब संविधान बना था, मतलब मूल संविधान में, राइट, इस अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? जब संविधान लागू हुआ तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। सिर्फ 14? और आज के समय में कितनी है? आज के समय में इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। तो ये 14 से 22 तक का जो सफर है, ये संशोधनों के जरिए हुआ होगा? एकदम सही। समय समय पर इसमें नई भाषाएं जोड़ी गईं। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल, 21वें संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ, उसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1967 में जो भाषा जोड़ी गई वो थी ए, सिंधी। ये 15वीं भाषा बनी थी, सिंधी। ओके। और इसके बाद जो 71वां संशोधन हुआ 1992 में, उसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? 1992 में एक साथ 3 भाषाएं जोड़ी गईं। वो थीं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हाँ, इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी है, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और कर से कोंकणी। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, नमक। हाँ, तो अब हो गई 15 और 3 18 भाषाएं। अब जो आखिरी संशोधन हुआ, 92वां संशोधन 2003 में, उसमें कौन सी भाषाएं शामिल की गई? 2003 में 4 भाषाएं एक साथ शामिल हुईं और वो थीं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हाँ, इसकी भी एक मेमोरी ट्रिक है, BDMS। BDMS, तो नमक और BDMS, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ट्रिकी सवाल, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी या नेपाली? इसका सही जवाब है सी, अंग्रेजी। ये बहुतों को चौंकाता है, पर ये सच है। अंग्रेजी 8th शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। ये वाकई दिलचस्प है, जबकि इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है। बिल्कुल, संस्कृत, उर्दू, नेपाली सब हैं, पर अंग्रेजी नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं न्यायालयों की भाषा की। हमारे उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई किस भाषा में होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहाँ की सभी कार्रवाई सिर्फ अंग्रेजी में होती है। सिर्फ अंग्रेजी में? हाँ, सिर्फ अंग्रेजी में। और अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें जी। तो क्या वहाँ हिंदी या किसी और भाषा का प्रयोग हो सकता है? मतलब इसकी अनुमति कौन दे सकता है? हाँ, हाई कोर्ट में हो सकता है, पर इसकी अनुमति राज्यपाल दे सकते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है। अच्छा, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से। जी। अब शिक्षा की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा ये किस अनुच्छेद में दी गई है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है और ये दिया गया है अनुच्छेद 350A में। 350A? हाँ, ये भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए है। नियुक्ति कौन करता है? हाँ, एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, ओके। अब एक और अनुच्छेद पर आते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसका विकास करना संघ का कर्तव्य होगा? ये संघ का कर्तव्य बताया गया है सी, अनुच्छेद 351 में। आर्टिकल 351। हाँ, इसमें हिंदी को भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की बात कही गई है। ठीक है। और एक राजभाषा अधिनियम या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी है। ये कब पारित किया गया था? ये अधिनियम 1965 की डेडलाइन को देखते हुए सी 1963 में पारित किया गया था। 1963 में? हाँ। ठीक है जी। अब एक अलग तरह की कैटेगरी पर आते हैं, शास्त्रीय भाषाएं या क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी थी? सबसे पहले 2004 में ये दर्जा तमिल भाषा को मिला था। तमिल को? अच्छा। और किसी भाषा को यह दर्जा देने के लिए उसका इतिहास कितना पुराना होना चाहिए? इसके लिए जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना जरूरी है और उसका अपना मौलिक साहित्य होना चाहिए। 1500 से 2000 साल, ओके। अब आते हैं हिंदी दिवस पर। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी या 14 सितंबर? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर क्यों? क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। अच्छा, तो फिर विश्व हिंदी दिवस कब होता है? विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक राष्ट्रीय है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब ये अनुच्छेद आ बढ़ेगा। चलिए अब हम आखिरी सवाल पर आ गए हैं। किस राज्य ने संस्कृत को अपनी दूसरी राजभाषा यानी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है? ये दर्जा उत्तराखंड ने दिया है। हिंदी वहाँ की पहली राजभाषा है और संस्कृत दूसरी। उत्तराखंड ने? ये काफी अनोखी बात है। हाँ, बिल्कुल। वैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। ये भी एक रोचक तथ्य है। ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ जरूरी अनुच्छेदों का। हाँ, बिल्कुल। 8.343 है संघ की राजभाषा के बारे में। 8.344 है राजभाषा आयोग पर। 8.348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बताता है। और 8.350 प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात करता है। और आखिर में 8.351 जो हिंदी के विकास के कर्तव्य की बात करता है। इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। बहुत बढ़िया। तो आज हमने राजभाषा से जुड़े 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हल किया और उनसे जुड़े तथ्यों को समझा। मुझे लगता है ये सवाल इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करते हैं। हाँ, उम्मीद है सबको ये क्लास पसंद आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। Thank you for watching